अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आपके हस्बे हाल का। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और इस प्रोग्राम की जान अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। यार पाँच जुनैद एक डिस्कस मैं करना चाह रहा हूँ। मैं कल का सोच रहा हूँ कि यार इस मुल्क में क्या बन गई है। हमारे जो अवान जी हैं, हमारे अपना प्रोग्राम के रिसर्चर और थिएटर के टेलीविजन के बड़े अच्छे राइटर हैं, बड़ा दानिश्वर बंदे हुए हैं यार। एक नाम है उनका, उनके घर में सुई गैस लगनी है। मुझे बता रहे थे कि अय्यी को साल को हो गया दरखास्त जमा करा के बैठे हुए हैं, साथ वाले घर में गैस लगी हुई है, उनके घर में गैस नहीं लग रही। ये क्या चक्कर है? कहते हैं पाबंदी लगी हुई। भाई नए कनेक्शंस नहीं दे रहे और क्या है, क्यों नहीं दे रहे? भाई गैस है ही नहीं है। और हमें अब ये हकीकत तस्लीम कर लेनी चाहिए कि हमारे पास उतनी गैस नहीं है जितनी हम समझ रहे हैं, और जिन हम मतलब अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं ना कि हमारे पास गैस के वसी ज़खायर हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पास जितनी हमें ज़रूरत है उससे निस्फ गैस भी हमारे पास नहीं है। अरे ये तो मुझे मालूम हो चुका है मुख्तलिफ प्रोग्रामों में डिस्कस कर करके। मैं एक दानिश्वर आदमी हूँ, लेकिन हम ये हकीकत तस्लीम करने से गुरेजा है। असल प्रॉब्लम मैं दानिश्वर हूँ कि हमारे पास गैस रही नहीं। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जरदारी साहब गए तो हैं ये ईरान से गैस लेने के लिए। जरदारी साहब ईरान गए हुए गैस लेने? हाँ हाँ। नहीं यार, वो तो इंग्लैंड चले गए थे। वो घर तो ये बता के गए थे कि मैं ईरान जा रहा हूँ गैस लेने। तेहरान वाले भी यही समझ रहे थे कि जरदारी साहब हमारी तरफ आ रहे हैं। ये जरदारी साहब का भी मेरा बड़े ताया साहब, मेरा बड़ा ताया घर बता के जाता था मैं दरबार सलाम करने जा रहा हूँ, रोज फिल्म देखने चला जाता था। यार वैसे मैं बहुत हैरान होता हूँ कि अब हम ईरान को क्या मुंह दिखाएंगे, क्योंकि उन्होंने ये जो गैस पाइपलाइन है इस हवाले से हमारे हर जवाब का तोड़ फराहम कर दिया। हमने कहा जी हमारे पास पैसे नहीं है, आपने अपने हिस्से की पाइपलाइन बिछा ली है, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम अपने हिस्से की पाइपलाइन बिछा लें। उन्होंने कहा ये लें कर्जा देते हैं हम $500 मिलियन, आप अपने हिस्से की पाइपलाइन बिछा लें। हमने कहा जी बिल्कुल, हमें आपसे गैस चाहिए और दुनिया की कोई ताकत हमें इस मुआहदे से अब दस्तबरदार नहीं कर सकती। जितना मर्जी दबाव आए अमेरिका का, हम इसका मुकाबला करेंगे। जरदारी साहब ने बड़ी पुरजोश तकरीरें फरमाई थी, बड़ी शोला बयानी से काम लिया था। बड़ी जबरदस्त तकरीर की थी उन्होंने कि हम नहीं बाहर जाएंगे, हम लेंगे गैस, हमारा अपना मुल्क का मामला है, निजी मामला है, कोई कौन होता है हमें डिक्टेट करने वाला। कितने शानदार जुमले बोले थे अपनी तकरीर में। अब बिल्कुल खामोशी के साथ वो इंग्लैंड रवाना हो गए तेहरान जाने की बजाय। नहीं तो हुआ क्या है, कोई अहमदीनियाद ने गलत फारसी बोल दी। बच्चा बच्चा जानता है कि क्या हुआ है। बड़ी सरकार का दबाव और अमेरिका बहादुर ने, मुझे हैरत होती है कि कोई जवाब फराहम करने की कोशिश की हो, कोई अपनी फेस सेविंग के लिए पाकिस्तान पर दबाव डालने के हवाले से। पहले तो वो दबे लफ्जों में इस बात का यानी इकरार ही नहीं करता था ना, फिर दबे लफ्जों में कहा कि नहीं हम इस प्रोजेक्ट के मुखालिफ हैं, और कोई जवाब फराहम नहीं किया जाता, कोई दलील नहीं दी जाती कि आपके पास क्या दलील है, आप इस प्रोजेक्ट की मुखालफत किस बुनियाद पर, आईनी, इखलाकी। को हमने बम बना लेना है, या उन्होंने गैस पाइपलाइन के जरिए को एटम बम इधर को भेज देना है, या हमने उधर को फेंक देना है। सिर्फ एक जुमले का बयान कि जी ये गैर पसंदीदा प्रोजेक्ट है। किस बुनियाद पर गैर पसंदीदा है? हमारी नस्लों का मामला है, हम बदतरीन एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहे हैं, और ये सबसे ज्यादा जो शॉर्टकट सॉल्यूशन है एनर्जी क्राइसिस का वो यही है, और तमाम तैयारियां मुकम्मल है। अगर आज पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट पर यानी कमर कस ले तो सिर्फ 1 साल के अंदर हम एनर्जी क्राइसिस से निकल सकते हैं। इस वक्त हमारी जो जरूरत है वो 8 बिलियन क्यूबिक फीट है, और हमारे पास गैस कितनी है? निस्फ, 4 बिलियन क्यूबिक फीट। इसमें तो बहस वाली कोई बात ही नहीं है। जब तक अमेरिका अप्रूव नहीं करता तो ये प्रोजेक्ट कैसे शुरू हो सकता था? बात तो 16 आने दुरुस्त है कि तारीख उठा के देख लो पाकिस्तान की 63 साल के हमारे यहाँ सीटो सेंटो से लेके बगदाद पैक्ट तक सिर्फ वही बैनुल अक़वामी मुआहदे जो हैं वो उनकी बेल मंडे चढ़ी है जिस पर अमेरिका ने अपनी मोहर तस्दीक सब्त की है। जब तक अमेरिका की अप्रूवल नहीं होती, जितने मर्जी आप प्रोजेक्ट, यानी एक लंबी फहरिस्त है कि जिन मंसूबों को बेशक वो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से हों या तजारती मुआहदे हों, वो यानी हमारी हसरतों के कब्रिस्तान में दफन हो गए, और ये भी उस कब्रिस्तान में एक नई कब्र का इजाफा मुझे लग रहा है। जब तक अमेरिका बहादुर सीट ही नहीं बजाएगा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो शुरू फिर किस लिए कर लिया, किस लिए? अगर इतना हम में
साथ साथ ही नहीं है। अगर हमें इतनी हिम्मत ही नहीं है तो हम किस लिए आवाम को लारा लगा के बैठ जाती है। यकीन करो कि हमारे पास इनकार के लिए कोई इखलाकी जवाज ही नहीं है, इसलिए हम बामरे मजबूरी हाँ कर बैठे हैं। ईरान ने हमारे हर जवाब का जवाब फराहम कर दिया कि आप किस बुनियाद पर इनकार करते हैं, हमारे पास कोई जवाब ही नहीं रहा यार। जाहिर है अगर हमने कहा जी हम अपनी हिस्से का पाइप नहीं बिछा सकते तो उसने पैसे दे दिए, उसके बाद क्या रहा। अच्छा, एक और हमारे यहाँ जो टिपिकल किस्म का स्कूल ऑफ थॉट है जो ये कहता है कि जनाब हम हर बात को गैरत का मसला बना देते हैं, और आजकल की दुनिया में तो सिर्फ तजारत होती है मुल्कों के दरमियान, अगर हमारा तजारती फायदा है तो फिर हमें बड़ी बड़ी बातों पर कॉम्प्रोमाइज कर देना चाहिए, गैरत नहीं देखनी चाहिए, उम्मत मुस्लिमा का दर्द नहीं अपने दिल में रखना चाहिए, सिर्फ तजारत देखनी चाहिए। इस मामले में मुझे हैरत होती है कि वो लोग कहां गुम हैं, सिर्फ इसलिए कि अमेरिका का दबाव है इसलिए उनकी जुबानें खामोश हैं, वो बात ही नहीं करते। ये तो 100% तजारत है, 100%। अच्छा यार ये जो अमेरिका गिद्दड़ है, मैंने उसे अमेरिका बहादुर कहता, ये अमेरिका गिद्दड़ जो है ये हम पे ही सिर्फ पाबंदी लगा रहा है या ईरान किसी और को गैस देता है? यार ईरान दीगर मुल्कों को कितनी तवानाई फराहम करता है, इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें एक ब्रेक के बाद देता हूँ, पहले ब्रेक ले लें। ले तवानाई नहीं गैस बताना। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हाँ जी बताएं ना जी जरा कि अमेरिका ने ईरान की टोटल तजारत बंद कर दी हुई है, कोई माल नहीं भेज सकता वो किसी को। ये तुम्हें किसने कहा कि ईरान के साथ तजारत कोई जुर्म है? अगर ईरान के साथ तजारत जुर्म है तो फिर मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मुजरिम है जो सालाना ईरान के साथ $14 बिलियन की तजारत करता है, और दूसरे नंबर पर रशिया है, वो $4.5 अरब की तजारत करता है। और तुम्हें पता है कि ईरान $4.5 अरब डॉलर और हिंदुस्तान जो है वो $14 अरब की तजारत करता है। और तुम्हें पता है कि ईरान इस वक्त दुनिया में क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है, और उसकी जितनी टोटल एक्सपोर्ट है क्रूड ऑयल की उसका 18% हिस्सा जो है वो यूरोप खरीदता है। शाबाश है, तो ये यूरोप तो ज्यादा अमेरिका के क्लोज है, उसको फिर मना नहीं करता अमेरिका कि ना उससे खरीदो, हमें किस लिए मना करता है? और ईरान की टोटल क्रूड ऑयल की जो एक्सपोर्ट है उसका 22% हिस्सा चीन खरीदता है, 14% जापान और 13% हिंदुस्तान खरीदता है। शाबाश है, सिर्फ हम कल्ले पे पाबंदी लग गई है। असल बात फिर वही आ जाती है कि हमें ना कहने की जरूरत नहीं है, इवन अपने तिजारती मफादात के लिए भी, वरना जो जिंदा मुल्क है यार वो अपनी तिजारत के लिए हर हद से गुजर जाते हैं, हर तरह का दबाव बर्दाश्त कर लेते हैं। ये तुम देखो यार, पर जहां पर भी फायदा नजर आता है हमें यही सबक पढ़ाया जाता है ना कि आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को वॉच करें। यार बर्तानिया से ज्यादा अमेरिका का पालतू तो कोई नहीं है। हाँ उसके आगे पीछे दुम लाता फिरता है। हाँ, और अभी चंद माह पहले उसने जब रैपिड एक्शन फोर्स ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की थी और बर्तानिया को कहा था कि आपके यहाँ हम अपने अड्डे बनाएंगे, तो बर्तानिया ने तमाम तर दबाव के बावजूद इनकार कर दिया था। और ईरान के मामले में तुम देख लो कि स्विट्जरलैंड कितनी बड़ी ताकत होगी, मतलब सिर्फ इकोनॉमी की ताकत है ना उनके पास, और तो उनके पास कोई ताकत नहीं है। स्विट्जरलैंड में जब ईरान पर पाबंदियां लगी थी तो जो एक ईरान की बड़ी ऑयल कंपनी थी उसका दफ्तर बंद करवाने के लिए अमेरिका ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था, लेकिन स्विट्जरलैंड ने इनकार कर दिया। उसने किसी किस्म का ना पाबंदी लगाई, ना उसने ईरान के अकाउंट फ्रीज किए और ना उस ऑयल कंपनी का दफ्तर बंद किया था। हिंदुस्तान यार, हिंदुस्तान का अक्सर बात करते हैं कि हिंदुस्तान जो है सिर्फ अपने मफादात के तहत फैसला करता है। अभी 2008 में ईरानी सदर अहमदी नियाद ने इसी हिंदुस्तान का दौरा करना था। अमेरिका ने हर मुमकिन हरबा इस्तेमाल किया हिंदुस्तान पर दबाव डालने का कि आप ये दौरा मंसूख कर दें, हिंदुस्तान ने ऐसा नहीं किया। सर वाकई कोई जवाब नहीं है हमारे पास इनकार का। नहीं बहाना तो हम कोई ना कोई बना ही लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। मसलन क्या? और यार अहमदी नियाद साहब को कह देंगे कि भाई जी हमने नहीं गैस लेनी है, हमारा चूल्हा ठीक नहीं है, जब हम अपना नवा चूल्हा खरीद लेंगे फिर गैस लेंगे। या कह देंगे जी आपकी गैस ठीक नहीं जी, आपकी गैस से गुब्बारा पड़े तो वो पाड़ जाता है। ये भी कहा जा सकता है जी कि आपकी गैस पे टींडे पकाएं तो वो टुंडे हो जाते हैं। या ये भी कह सकते हैं जी कि आपकी दी हुई गैस के ऊपर अगर करेले गोश्त पके जनाब तो वो तो छोलियां की दाल बन जाती है। ये क्या बात? यार बहाना ही लगाना है ना, बंदा 100 बहाने लगा देता है जी। आपकी गैस से सिलेंडर भरे तो
सिलेंडर के गिट्टियों में गैस हो जाती है। ये क्या बात हुई यार? तो फिर ये क्या बात हुई कि सारे इंतजामात कर ले हुए हैं, आप पिंड का चौधरी कहता है कि नहीं करना ये काम, तो फिर इसी तरह कोई बहाना लगाना है। सीधा कह देंगे अहमद नियाज साहब आसड़े आपकी जो गैस है वो ठीक नहीं है। अहमद नियाज साहब कहेंगे ना ये क्या आगे से कर रहे हो, कहेंगे जी आपकी गैस की वजह से ही हो रहा है। अगर अहमद नियाज साहब कहेंगे कि ये कौन से बहाने लगा रहे हो, तो उनसे कहेंगे कि भाई जी हमसे ये आर्गू न करें प्लीज, हम तो अपनी आवाम को जो बहाना लगाते हैं वो मान लेती है, आप खाम खाई हमें आगे से बहस कर रहे हैं। जो हम बहाना लगा रहे हैं मान के बस चुप कर जाएंगे, बस खत्म। वैसे सर अमेरिका की इस सारे मामले को लेकर रेजर्वेशंस क्या हैं? अबे सीधी बात है, पाक ईरान दोस्ती। यानी अमेरिका के लिए इस वक्त सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो ये है कि इलाके में ये दो मुल्क ना इकट्ठे हो जाए, और जाहिर है कि अगर गैस पाइपलाइन भेज जाती है तो ये बहुत बड़ा दोस्ती के दरमियान एक बॉन्ड होगा, बहुत मजबूत ताल्लुक उस्तवार हो जाएगा, एनर्जी आप अपनी शेयर करेंगे, और जाहिर है कि इससे बड़ा तो यानी दोस्ती का और सबूत हो ही नहीं सकता, और अमेरिका के लिए इससे बड़ा खतरा कोई नहीं हो सकता। अमेरिका कोई अल्टरनेट ऑप्शन भी देता है इसके? हाँ, हमें एक लॉलीपॉप देता है कि जनाब हम एनर्जी क्राइसिस से निपटने के लिए आपको मदद फराहम करेंगे। अब वो मदद क्या है कि तुर्कमानिस्तान और अफगानिस्तान के जरिए एक गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी और 2016 तक वो मुकम्मल होगी। हालांकि यानी तुर्कमानिस्तान के अपने ज़राए ये कहते हैं कि हमारे पास गैस जो है, गैस के ज़खायर वो 2028 तक के। अब इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट के बाद आप 10-15 साल के लिए यानी गैस हासिल करेंगे, और ये भी दूर के डोल सुहाने, अभी तक कोई पता नहीं है। मेरा ख्याल है हमारी इकोनॉमी जो है, जिस बदतरीन एनर्जी क्राइसिस से हम दो चार हैं, वो तो शायद हमारे लिए 1 साल का अरसा भी बहुत ज्यादा होगा। हमें तो फौरी एनर्जी चाहिए, और 2016 को जाके शुरू हो और चंद सालों बाद फिर आनी बंद हो जाए। फिर हम कोठियों पे चढ़ के वाये लगा रहे हो तुर्कमानिस्तान और गैस खोल यार हांडी उते रखी है। अल्लाह ना करे 2016 तक तो हमारी लड़खड़ाती हुई मईशत का जनाजा क्या 40वां भी हो चुका होगा। हाय हाय, और यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं, उन्होंने कहना है चलो कोई गल नहीं, 40वें की रोटी तो खाएंगे। और वैसे भी ये जिस मंसूबे की तुम बात कर रहे हो तुर्कमानिस्तान की, ये जाहिर है अफगानिस्तान की तरफ से पाइपलाइन आएगी, तो उधर तो आए रोज दहशतगर्दी, स्यापा, बम, गोलियां, पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है। उधर से हम कैसे महफूज रह सकते हैं जी? गैस हमारी कब तक यहाँ पे पहुंचती रहेगी? क्या उसमें ब्रेकें नहीं आएंगी? ये पाकिस्तानी हुकाम की बहुत बड़ी रिजर्वेशन है इस प्रोजेक्ट पे। हाँ, ये तो हमारी गैस होगी यार। अफगानिस्तान का तो अपना जो सदर है मोहम्मद करजई साहब, जो फुफ्फो का फ्राक पहन के फिरता रहता है, उसको कई दफा उसके अपने मुल्क की पुलिस रक्षे से नीचे उतार के चेक करना शुरू कर दे। वो बेचारा अपना कार्ड दिखाता है कि भाई जी मैं सदर हूँ इस मुल्क का जिसमें मैं पकड़ा गया हूँ, खुदा के लिए ये ना करें। वो कहते हैं नहीं असी कार्ड शार्ड नहीं मानते, अपने दफ्तर से हमें फोन कराओ क्लर्क से, या अपना प्रेस कार्ड दिखाओ। यानी अफगानिस्तान में भी आप लोगों की बदमाशी। वैसे मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, उधर तो बड़ी बुरी हालत है। ये आए दिन देखते नहीं तो मोहम्मद करजई पे हमला हो गया, मोहम्मद करजई से ऐसे हो गया। मैंने तो सुना है कई दफा उस बेचारे को वहां पे प्रेसिडेंसी के गेट पे भी रोक लेते हैं। यार तू वो नहीं है, सही बता, तुम सुता पे उठ के आए या मुंह नहीं उतोता? लग नहीं रहे तुम वो। चलो कसमें उठाओ तो चले जाओ अंदर, चलो उठाओ कसम, करजई हो? अच्छा चलो अब चले। लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आज एक बार फिर हमारे साथ हैं सीनियर डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर जबरान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जुनैद साहब। अगर मुझे आप सीनियर डॉक्टर ना कहते, यंग डॉक्टर कहते, तो मेरा मुराल बड़ा अप होता। डॉक्टर साहब कभी तो आप सीनियर डॉक्टर कहलवाने पर इसरार किया करते थे। अरे भले मानस, ये उन दिनों की बात है जब सीनियर डॉक्टर की इज्जत हुआ करती थी। आजकल तो यंग डॉक्टर की ही इज्जत है, असल डॉक्टर ही वही है। अच्छा, 4 इकट्ठे हो जाएं तो सीनियर डॉक्टर आगे लग जाते हैं, 16 इकट्ठे हो जाएं तो पुलिस को आगे लगा लेते हैं, और अगर 256 मिल जाएं तो वजीर आला दौड़ लगा देता है। इसलिए मुझे जरा यंग डॉक्टर्स की कैटेगरी में ही रहने दें। मुझे प्लीज सीनियर डॉक्टर ना कहें,
کوئی وقت نہیں آج کل سینئر ڈاکٹر کی. یہ دور ہی ینگ ڈاکٹرز کا ہے. پہلے تو مہینے بعد بال ڈائی کرنا عذاب لگتا تھا, اب تو روزانہ خضاب کی ٹھنڈک سے ہی آنکھ کھلتی ہے. بلکہ آپ کی بھابھی کئی دفعہ غلطی سے سلائس پہ بھی ڈائی لگا دیتی. ڈاکٹر صاحب ہماری بھابھی نہیں, ہماری چچی. نہیں, انہیں تو فوت ہوئے 18 سال ہو گئے ہیں. ابھی تو سال پہلے شادی کی ہے, وہ عمر میں آپ کی بھابھی ہی لگتی ہے. ڈاکٹر صاحب 30 سال کا آپ کا خالی تجربہ ہے, آپ کہاں سے ینگ آ گئے؟ یہاں سے. اچھا, دماغ سے؟ نہیں, بالوں سے. ویسے جنید بھائی, ایک گلہ کرنا ہے آپ سے. آپ ہمیشہ مجھے سیزن میں بلاتے ہیں. جب کلینک میں رش لگا ہوتا ہے پیشنٹس کا تو آپ مجھے بلا لیتے ہیں. سیزن سے آپ کی کیا مراد ہے؟ بھائی سیزن جیسے چھوٹی درزیوں کا سیزن ہوتا ہے, بڑی عید کسائیوں کا سیزن ہوتا ہے, اسی طرح سردیاں ڈاکٹرز کا سیزن ہوتا ہے. سردیوں میں تو پوری عوام ایک ہی بات کر رہی ہوتی ہے, نزلہ زکام کھانسی قومی نشاں ہمارا. تو اس میں تو آپ فوری طور پہ 2 دوائیاں ہوتی ہیں وہ آپ لکھ دیتے ہیں. نہیں, وہ 2 دوائیاں نہیں ہوتی. اب تو ٹیسٹ ویسٹ کا رواج بڑا چل پڑا ہوا ہے, 2-3 ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں. نزلے زکام کے لیے بھی آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں پہلے؟ اس میں گھبرانے والی کون سی بات ہے؟ نزلے زکام کھانسی کے لیے ٹیسٹ کیوں نہ کروائیں؟ یہ جو اربوں روپے کی مشینری پاکستان میں آتی ہے, اس پہ کیا پکی پکائی تازہ روٹی بننی ہوتی ہے؟ وہ سرکاری ہاسپٹلز میں جو ہوتی ہے. نہیں, یہ پرائیویٹ لیبز کی بات کر رہا ہوں میں. اچھا. ہاں, پرائیویٹ لیبز جو ہے نا جی, ان میں ٹیسٹ کروانے کے لیے بھیجتے ہیں. میرے چھوٹے بھانجے لطف اللہ نے لگا لی ہے نا جی لیب. اچھا. ہے سب سے چھوٹا, مگر اسی انویسٹمنٹ کی ٹینشن کی وجہ سے تالو سے بال اڑوا بیٹھا. اب میں اس کی ہیلپ کر رہا ہوں. اچھا. اب تو مجھے آگے کوئی کہتا ہے نا جی کہ یہ چھلتر چپ گئی ہے, میں کہتا ہوں بھائی ٹیسٹ کرواؤ پہلے, اور لطف اللہ کی لیب سے ہی کرواؤ, اچھا, پھر ہی پتا چلے گا کہ کیا ہے بھائی اندر. ڈاکٹر صاحب آپ صرف بھانجے کی جیب بھرنے کے لیے مریضوں کی جیبیں خالی کر رہے ہیں؟ نہیں, میں اس کی جیب نہیں بھر رہا, میں تو صرف اس سے تعاون کر رہا ہوں. وہ بھی مجھ سے تعاون کرتا ہے. ہاں, ٹیسٹ میں سے 20% میرا ہوتا ہے. اچھا, پتی ملتی ہے مجھے, تو وہ کروڑپتی ہو رہا ہے. ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب پھر بھانجے کے تو وارے نہیں آ رہے؟ ایسے بھی وارے نیارے نہیں ہیں, کچھ لگاؤ ہی تو ملتا ہے نا جی. اسے بھی سرکاری ہسپتالوں کی مشینری پہلے خراب کرنے اور پھر خراب رکھنے کے لاکھوں دینے پڑتے. ڈاکٹر صاحب اب غیر ضروری ٹیسٹ تو نہ لکھا کریں. دیکھیں, یہ آپ کے لیے غیر ضروری ہے, ہمارے لیے تو بہت ضروری ہے. اچھا. ہم تو جب MBBS میں داخلے کے لیے انٹری ٹیسٹ میں کھجل ہو رہے ہوتے ہیں, اسی وقت یہ سوچ لیتے ہیں کہ ایک دفعہ ڈاکٹر بن جائیں صحیح, اس عوام کے بڑے ٹیسٹ لینے. اور ویسے بھی نزلہ زکام کھانسی کے لیے یہ TTVU کا ٹیسٹ غیر ضروری کیسے ہو گیا؟ یہ کون سا ٹیسٹ ہے TTVU؟ یہ تو ہمیں مریض نہیں پوچھتا, آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ ڈاکٹر صاحب پھر بھی بتائیں تو صحیح نا. اور ویسے بھی میں فیس بندہ ٹھیک کرنے کی لیتا ہوں, ٹیوشن پڑھانے کی نہیں. مجھ سے ایسے کوئی سوال پوچھنے ہیں تو کوئی MBBS پوچھے, آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اور MBBS مجھ سے پوچھے گا نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ خود فیس لیتا ہے. یہ تو آج انکشاف ہوا ہے کہ ڈاکٹرز کا بھی سیزن ہوتا ہے. ایسا ویسا سیزن. سردیاں تو ڈاکٹروں کے لیے بہت کمال ہوتی ہیں. میں نے تو سارے بچوں کی شادیاں اس سیزن کے اینڈ پہ رکھی ہیں. اچھا. ہاں, سب بچوں کی شادیاں مارچ میں کی ہیں میں نے. اللہ نے ایسی برکت ڈالی ہے, سب کے 5-5, 6-6, 7-7 بچے ہیں. جیسے یہ کسان نہیں وادیوں کے بعد بچوں کی شادیاں رکھتے, ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. آپ کو بھی سیزن میں اتنی کمائی ہوتی ہے؟ جی, سیزن میں تو ڈاکٹر کو سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی. اچھا. سردیوں میں میں نے سر کھجانے کے لیے بندہ رکھا ہوتا ہے, وہ پرے دروازے کے پاس بیٹھ کے میرا سر کھجاتا رہتا ہے. پرے بیٹھ کے؟ ہاں, اسے وگ اتار کے دے دیتا ہوں نا, ادھر بیٹھ کے ساتھ سر کھجاتا رہتا ہے. ساتھ باہر مریض جو آتے ہیں ان کی گاڑی چیک کرتا ہے کون سی ہے. وہ کیوں؟ فیس لینی ہوتی ہے نا جی. فیس کا گاڑی سے کیا تعلق ہے؟ او جی, فیس کا گاڑی سے ہی تو تعلق ہوتا ہے. ہاں, میرا اصل میں ٹریفک پولیس والے والا حساب ہوتا ہے. اچھا. جو موٹر سائیکل پہ آتا ہے اس سے 500 لے لیتا ہوں. اچھا. جو چھوٹی گاڑی پہ آتا ہے اس سے 1000 چارج کرتا ہوں. اچھا. جو بڑی گاڑی پہ آیا ہے وہ 2000 دے گا, اور پراڈو والا تو 5 دیتا ہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ مریض کا علاج اس کی جیب دیکھ کے کرتے. جی, وہ زمانے گئے جب نبض دیکھ کے کرتے تھے. میں تو کہتا ہوں کہ اگر ٹیکس اکٹھا کرنے والے محکمے میں آپ ڈاکٹرز لگا دیں, آپ یقین کریں کہ اتنا ٹیکس اکٹھا کریں کہ آپ لوگ حیران ہو جائیں, ملک کی غربت دور ہو جائے. اچھا.
डॉक्टरों को असल पता होता है कि किस बंदे से कितने निकलवाने। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे याद आया, बहुत बहुत मुबारक हो, आज बलूचिस्तान के डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी है। थैंक यू जी, थैंक यू, खैर मुबारक, खैर मुबारक। मैं तो ये हैरान होता हूँ कि ये हुकूमत यंग डॉक्टर्स को हड़ताल करने ही क्यों देती है, जब इनको ये मालूम है, ये जानते हैं कि यंग डॉक्टर्स उतनी देर तक जान नहीं छोड़ेंगे जितनी देर तक उनके मुतालबात मानने नहीं है, तो शुरू से ही मान लिया करें, ना वो हड़ताल करें, ना पेशेंट खज्जल हो, ना ये बेचारे कल्पे। यंग डॉक्टर अब अपनी बात मनाए नहीं रहता। ऐसे भी यंग डॉक्टर की सुननी ही चाहिए। मेरा बेटा डॉक्टर है, आप यकीन कीजिए, मेरी वाइफ नौकर से कहती है कि बेटे साहब को नहीं, पहले यंग डॉक्टर को खाना दो। सुबह मुझसे पूछता है डेली, डैडी आप पहले नहाएंगे? मैं कहता हूँ नहीं बेटे, पहले यंग डॉक्टर। मैं बाहर बैठा रहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि हड़ताल ना कर दे, और इनकी तो हड़ताल भी बड़ी लंबी हो जाती है, कहीं 2-3 महीने बाथरूम से बाहर ही ना आए। ये यंग डॉक्टर्स बड़े डांटे हैं भाई। ये बेटा मेरा, ये जो यंग डॉक्टर है, एक दिन सीएनजी डलवाने के लिए गया, उधर उसने कहीं कह दिया सीएनजी पंप वाले ने कि हमारी हड़ताल है। उसको वो मारा इसने, कहता है पाकिस्तान में हमारे अलावा भी कोई हड़ताल करता है। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अमरीकी सफीर का कहना है कि पाकिस्तान में हमारा घोड़ा कोई पार्टी नहीं, सिर्फ जमहूरियत है। ना ये ना करे सफीर साहब, गलत बात ना करे, कोई ना कोई पार्टी तो आपका घोड़ा होता ही है। ये अलग बात है अगर वो बेचारा जीत जाए तो बाद में वो फिर आपका खोता हो जाता है। इतने मफादात आप फिर उस पर लद देते हैं कि उसकी चारों टांगे फैल जाती हैं। जब तक उसका ढिड जमीन पे न लग जाए आप उसकी जान नहीं छोड़ते। और ये अजीब घोड़ा होता है जो इनके मफादात की वजह से गधा बन जाता है, लेकिन अपने मालिक के साथ वफादारी नहीं छोड़ता। हाय हाय हाय, और उधर मालिक के आगे खड़ा होकर डिचकू डिचकू करता रहता और हमें कह रहा होता है नहीं मैं घोड़ा हूं। भाई तुम्हारे शनाख्ती कार्ड पे डिचकू डिचकू लिखा हुआ है, तुम किस बात के घोड़े रह गए? बल्कि सफीर साहब मैं तो कहूंगा कि जो घोड़ा आपका नहीं है ना वो भी आपका ही है। सब घोड़े आपका ही है, लकड़ी का काठ का घोड़ा भी आपका ही है, रंग करने वाली घोड़ी भी आपकी है, बल्कि बंदूक का घोड़ा भी आपका ही है, इरफान हाशमी घोड़ा भी आपका ही है। ड्रामे में नहीं इरफान हाशमी साहब को घोड़ा घोड़ा कहते थे, वो भी इनका ही है। घोड़े भी आपके हैं, भगौड़े भी आपके हैं, पकौड़े भी आपके हैं, हम तो अभी वेले ही इधर फिर रहे हैं बस। खुर्शीद शाह ने कहा है कि हुकूमत की मुद्दत पूरी होने से 1 घंटा भी जायद नहीं लेंगे। बहुत अच्छे शाह जी, ये हुकूमत ली हुई है आपने, ये साइकिल किराए पे ली हुई है। वो जब साइकिल किराए पे लेते थे ना तो दुकानदार को यकीन दिलाते थे, पाजी तुम फिक्र ना करो, पूरा 1 घंटा 5 मिनट नहीं ऊपर होंगे, फिक्र ना करो। वापस आके फिर उसके दरवाजे के आगे क्या कहते थे, एक चक्कर और लगा लो बस, एक अभी देख लो 1.5 मिनट है, एक बस सिर्फ। यार खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं कि हमने जो अवाम को रिलीफ दिया वो इतनी राहत दी हुई है, हम अवाम को एक लम्हे के लिए भी उससे महरूम नहीं रखना चाहते, आखिरी मिनट तक हुकूमत में रहेंगे। अच्छा 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 अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जनाब। आप घंटा पहले अगर छोड़ जाए हुकूमत, कहां से बत्ती आएगी, कहां से सीएनजी मिलेगी, 1 घंटा आवाम खज्जल होती रहेगी। बड़ी मेहरबानी, टाइम पूरा करके जाइएगा। यार वैसे भाजन है तो अगर उस आखिरी घंटे में बारिश आ गई तो फिर भी चले जाएंगे, छतरियां फट गई, उस वक्त ये ना कह दें कि बारिश हो रही है यार रुकेगी तो फिर जाए। अल्लाह से रहम मांगो यार। लो शाबाश यार, तुम खुश हो, तुम आगे से ये कह रहे हो अल्लाह से रहम मांगो यार, हद हो गई है तुम्हारे वाली। मैं तो ये सोच के तो खुशी के आंसू रो रहा हूँ। पाकिस्तान दुनिया भर में प्याज पैदा करने वाला 5वां बड़ा मुल्क बन गया। शुक्र है किसी चीज में पाकिस्तान ने तरक्की भी की है यार। बहुत अच्छे चौधरी साहब, इतना भी ना खुश हो प्याज पे, माफ करना, ये कोई तहकीक शहकीक नहीं हुई, ये पाकिस्तानी अवाम के आंसू देख के इन्होंने सोचा कि यार यहाँ पे प्याज बहुत हो रहा है, ये जो आंसू नहीं रुक रहे लोगों के।
भाई जी दोबारा तहकीक करें, जरा गौर से देखें। ये जो CNG लाइनों में खड़े होके लोग रो रहे हैं, ये को प्याज नहीं काट रहे, किसी और वजह से रो रहे हैं। अच्छा। 4-4 दिन से बेचारे खड़े हैं। किसी ने बच्चा स्कूले छोड़ने जाना था, किसी ने अम्मी की दवाई लेने जानी थी, CNG नहीं डली तो रोने निकल रहे हैं। जरा गौर से दोबारा तहकीक करें, ये जो आप CNG के बाहर लाइनों में खड़े हुए लोग देख रहे हैं, रो रहे हैं, ये प्याज नहीं काट रहे, बुरा वक्त काट रहे हैं हजूर। ये थानों कचहरियों अदालतों के बाहर जो लोग रो रहे हैं, ये प्याज नहीं काट रहे हजूर। गौर से देखे जाके, इनको बेचारों को 11-11, 12-12 साल हो गए उधर धक्के खाते हुए, इसलिए उनके रोने निकल गए हुए हैं। ये जो घरों से मर्द हजरात बेचारे रोते हुए बाहर निकल रहे हैं, ये कोई प्याज काट के बाहर नहीं आ रहे। जरा गौर करे, पीछे से बेगमात जो है वो डोई से कुंडी लगा रही होती है। यार तुम काम का ऐसे खवातीन को जालिम ना पेट किया करो। हाँ जी, हाँ जी, हाय हाय, बेचारा खवातीन का नईम बुखारी फौरन केस लड़ना शुरू कर देता है। वैसे नईम बुखारी साहब अपनी ईमानदारी से बताएं, ये जो 3 छुट्टियां गुजरी हैं कैसे गुजरी? असूली तौर पर पाकिस्तान को प्याज की काश्त में तरक्की करनी चाहिए। प्याज सिर्फ छिलकों पर मुश्तमिल होता है, छिलका छीलते जाओ, अंदर से एक और छिलका, फिर एक और छिलका। पाकिस्तान में भी छिलके उतरते जाते हैं, मामले की तह तक कभी भी नहीं हम पहुंच पाते। तिब्बी माहिरीन ने एक ऐसी दवाई इजाद कर ली है जिसकी मदद से आपकी याददाश्त तेज रहेगी। लो, ये दवाई यहाँ नहीं आ सकती। क्यों? हमारे सियासतदानों ने नहीं इधर आने देनी। याददाश्त तेज करने वाली दवाई है। हमारे सियासतदानों की तो सियासत इस बात पे चलती है कि अवाम उनकी बातें भूल जाती है। अगर दवाई इधर आ गई, अवाम की याददाश्त तेज हो गई, तो सियासतदान जीतेंगे कैसे? जबरदस्त। अगर ये दवाई इधर आ जाए तो प्लीज इसके ऊपर ना, जहाँ लिखा होता है ना बच्चों की पहुंच से दूर रखे, वहां लिखवा देना बीवियों की पहुंच से दूर रखे। हाँ हाँ, बीवियों की याददाश्त तो पहले ही बड़ी तेज होती है, 10-10 साल पुरानी बात निकाल लेती है। जब 2001 में मेरे बड़े भरा की शादी हुई थी तो तुमने तो 200 रुपया सलामी नहीं दी थी। बातें करती है कि मेरा बड़ा खुला दिल है। दफा एक सूट याद होता है किस सन में कौन सा सूट किस तकरीब पे पहना था। ये मैंने पप्पू की सालगिरह पे पहना था, ये मैंने नहीं पहनना। ये वाला मैंने आसिया की मंगनी पे पहना था, ये भी नहीं मैंने पहनना। और ये वाला जो है, ये तो मैंने जब पहना था उस वक्त में बड़ी पतली होती थी। और साथ मैचिंग शूज भी याद रखती हैं। हाँ, एक शू भी याद नहीं, शू तो खैर खामदों को भी याद रह ही जाता है कि किस रंग का शूज किस तारीख को कितने बजे सिर पे बजा था। हर चीज याद रहती है, औरतों को सिर्फ एक चीज नहीं याद रहती। क्या? खामन से जो पैसे लेती है ना, वो नहीं याद रहती, वो भूल जाती है। कसमें उठा के कहना शुरू हो जाएंगी, मैंने कब लिया अल्लाह जानता है, मैंने तो खता पाक के कसम ली है। जब साबित हो जाएगा तो फिर कैसे मुंह से कहने शुरू हो जाएंगे, वो तो पप्पू से लिए थे, मैंने आपसे थोड़े लिए थे। वो 3 साल का पप्पू है, उसने मुझसे ही लेके दिए थे। पप्पू सुनियारे की दुकान करता है, या आतिफ असलम के पीछे ढोलकी भी जाता है, या LDA में चेयरमैन लगा हुआ है। इतना पप्पू चीमा। इसने अपने घर से टीवी उठवा दिया हुआ डेफिनेटली। लग रहा है। उधर ही पड़ा हुआ, उठवाया नहीं है टीवी। अच्छा। उसकी पिक्चर ट्यूब सड़ गई हुई है। नाज़रीन, यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं वीडियोस और तस्वीरों पर तबसरे के साथ। सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाने लगी हूँ, देखिएगा। इसमें एक शख्स दरिया पे खड़ा होकर मछलियां पकड़ रहा है, उसके साथ हुई क्या है दिखाएं। ये लें। वाह जी वाह, साथ अपना दुम्बा भी लेके गया। जी 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 देखो तो सही जरा। दुम्बा तो कुछ स्टार्ट नहीं है। वो देखिए। मेरे अल्लाह। अभी और देखना उसके साथ होती क्या। दुम्बे ने सोचा सुबह का आया हुआ है, ना को तुमने मच्छी पकड़ी है ना मुझे शिटाला डाला है, खलो तेरी ऐसी की तैसी। ये ऐसी की तैसी होता है या जैसी की तैसी होता है? तुम जो कहो ठीक कहोगे। चलो ठीक है यार, ये अपना दरीस ये कर लेना आगे पीछे, जैसी की तैसी ऐसी की तैसी जो भी होगा फिट कर लेना। अच्छा अजीज साहब, मैं आपको शहबाज शरीफ साहब की एक वीडियो दिखाने लगी हूँ जिसमें वो क्रिकेट खेल रहे हैं। और क्रिकेट खेलने की इस कोशिश के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें 4 दिन आराम का मशवरा भी दिया। क्या जरूरत थी शहबाज अफरीदी बनने की?
शहबाज शेखी बन जाती है वो तो चलो ठीक है, गाना गुना सुना लेते हैं। अब क्रिकेट ही लाना शुरू कर दे, ऊपर से इतनी सर्दी, कोट उतार के शुरू हो गए, शाटे मार दी। यार खोसा साहब वाली वीडियो भी दिखाओ वो जिसमें शॉट लगा के गिरे, वो जो मिक्स की हुई है। शहबाज शरीफ साहब बॉलिंग कर रहे हैं और खोसा साहब शॉट लगा रहे हैं, वो यूं लगता है जैसे आपस में क्रिकेट खेल रहे हैं। वो हमारे चैनल वालों ने मिक्स किया, दुनिया ने हुई ना, दिखाओ यार। ये देखें, हाय माँ सदके, नहीं ये खोसा साहब से ज्यादती की है। क्यों? छोटा बैट देते उनको जो प्लास्टिक का होता है, जिसको शॉट मारे तो बैट के ऊपर चिप पड़ जाता है, फिर उसके ऊपर मोरी होती है सुराख एक, उसमें फूंक मार के चिप निकाल दी, फिर बल्ले का चिप निकल जाता। अच्छा अजीज साहब, अब बहुत इंटरेस्टिंग एक तस्वीर दिखाने लगी। अमान से हाँ जी, दिखाओ जरा। ये देखें, ये देखो तुम्हारे दोस्त ख्वाजा जरा लैपटॉप समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाय हाय, अब ये नहीं मुझे पता कि लैपटॉप शहबाज शरीफ साहब वाला है या कोई दूसरा है। और वंडो जैसे कहते हैं ना, और चुप और वंडो। मेरा ख्याल है मौसूफ लैपटॉप पे चेक कर रहा ही है कि माया वे बंगला पुआ दे वो गाने में ढोलकी किस बंदे ने बजाई हुई है। ये लैपटॉप ही ऑपरेट कर रहा है कि बाजा बजा रहा है वैसे। लैपटॉप ही अजीज साहब। शहबाज शरीफ साहब हजूर तकसीम बंद कर दे लैपटॉप की, आगे माल खुसरों के हथे चढ़ गया। अच्छा अजीज साहब, आप देखिए वर्जिश का नया अंदाज दिखाएं जनाब। ये ले, ये कौन सा पुराना अंदाज ही है, वेट लिफ्टर बेंच प्रेस लगाने लगा है, इसे कहते हैं बेंच प्रेस। अच्छा देखो तो सही। हाँ, अभी आप ये देखिए। बेंच के ऊपर लेट के तो प्रेस लगाते हैं, जी जी जी, इसे बेंच प्रेस कहते हैं। यू नो दिस इज द बेंच प्रेसिंग एंड ये तो पेट प्रेस लगाना शुरू हो गया। देखो मेरा ख्याल है ये को पुलिस अफसर है, आईजी से हका हुआ, इसने कहा कि इन्हें इंजनी काट होना, फिर एला फड़ एला फड़ एला फड़ एला फड़, या फिर अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, डॉक्टर ने कहा होगा कि तुम्हारे पेट में पत्थरी है, दवाई महंगी थी, बेचारा नेक आदमी, उसने कहा थे तोड़ लेंगे। चले अजीज साहब, अब एक और वीडियो देखें। ये इंटरेस्टिंग नहीं, इंटरेस्टिंग है, क्यों? सादा ही कह दिया ना, एक वीडियो देखे, तुम कहती होती हो ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखे। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है वैसे। अच्छा इंटरेस्टिंग का करो। अच्छा। सादा वीडियो मैं नहीं देखता, सादा वीडियो, सादा बिरयानी, सादा चावल मुझे नहीं अच्छे लगते। अच्छा आप इंटरेस्टिंग वीडियो देख लें। ये वीडियो बड़ी जबरदस्त है। एक बगला देखो टेक्निक क्या इस्तेमाल करता है मछली पकड़ने के लिए। वो एक थर्मोपोल के टुकड़े को चारे के तौर पे इस्तेमाल करता है ताकि मछली उसके करीब आ जाए और फिर लाकर उसको शिकार कर लेता है। वाह, ये मछली करीब आएगी, ये देखो मछली करीब आई, उसने और करीब किया अपने साथ, ये देखो अब वो मछली देखो पकड़ ली। मछली उसकी रेंज में आई है। वाह वाह वाह, ये रहा, दोबारा दिखाओ, दोबारा दिखाओ। ये ले जी, ये बगला नहीं, ये तो IMF है, ये तो कर्जा फेंक के मछली पकड़ रहा है। जैसे IMF से नहीं बंदा कर्जा लेके तो स्यापे में फंस जाता है, अखीर उसकी चोंच में आ जाता है। हाय, हाय, हाय। बल्ले 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 बल्ले, यार कैसा अक्लमंद बगला है। बिल्कुल। यार ये बगला कहीं गवर्नमेंट मिलत हाई स्कूल गुजरा वाले तो नहीं पढ़ा हुआ? मैं भी उधर से पढ़ा हूँ ना, इतना अक्लमंद। वो देखो मच्छी पकड़ के जा रहा है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अच्छा अजीज साहब, अब मैं आपको एक बहुत ही क्यूट तस्वीर दिखाने लगी। मेरी तस्वीर दिखा रही हो? नहीं। लव्स क्यूट को बुलडोज कर दिया तुमने। अच्छा जी, इसकी दिखा रहे जी, ये आप देखे तो सही है। ये देखो किसकी है तस्वीर? जी वेट उठाते हो, हाय माँ सदके जाए, नन्हे मुन्ने हाथों के साथ क्या बोझ उठा रहा बच्चा। एग्जैक्टली। ये असल में ये बच्चा जो है ना, ये आइंदा हमारी मुल्क में आने वाली हुकूमत है। अच्छा जी, मुल्क जिस नहज पे पहुंच गया हुआ है ना, हाय, हाय। अगली हुकूमत के लिए इतना बड़ा ही बोझ बन गया हुआ है जितना बड़ा ये बच्चा बोझ उठा रहा है। मेरे ज़हन में कैरा साहब का एक बयान आ रहा है अगले रोज जो उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा था कि अवाम भी हुकूमत के साथ कोई बोझ उठाने की कोशिश करे मुश्किलात का, तो ये नन्ही मुन्नी अवाम है बेचारी। हाय माँ सदके जाए, हालां कायरा साहब बड़ी अच्छी गुफ्तगू करने वाले पाई हैं। सही। फकी तो उनकी बिकती है बहुत ज्यादा,
खमीरा गौजमान बहुत अच्छा बनाते हैं, कभी गाया कार साहब का खमीरा गौजमान बहुत आला, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करने वाले भाई हैं। मगर ये जब से सर्दियां शुरू हुई हैं ना, मुझे लग रहा है उनकी गुफ्तगू को ठंड लग गई। जब पिछले जिमनी इलेक्शन में 2-4 सीटें पीपल पार्टी ने भी जीती थी ना, उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम खुश असलूबी से इलेक्शन के नताइज को एक्सेप्ट करते हैं। इस दफा कह रहे हैं नून लीग ने हमसे फ्रॉड किया है। नाज़रीन, ये था आज का हस्ब हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।